लगातार आ रहे आईपीओ के बीच अब आ गया है एक और आईपीओ, गो फैशंस का आईपीओ, यानी कि गो कलर्स का आईपीओ। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। 50 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी प्रॉफिट करी थी, लेकिन अब लॉस में आ गई है। ऐसा क्या हुआ है वो तो डिस्कस करेंगे ही। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी 6 पॉइंट के अंदर इस 10 पॉइंट एनालिसिस में, तो 6 पॉइंट को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वहां पर पूरा रीजनिंग मैं समझाऊंगा कि क्यों ये ऐसा लॉस हुआ है इनका। और देखिए लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो के एंड में मेरा पर्सपेक्टिव आपको जानने को मिलेगा ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, कर लीजिए, वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। तो शुरू करते हैं गो फैशन आईपीओ का 10 पॉइंट एनालिसिस। और एज यूजुअल सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल देखिए। इनकॉर्पोरेट हुई थी ये 2010 के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड बन गया इंडिया के अंदर। काफी सिग्निफिकेंट इनका मार्केट शेयर है, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। देखिए एंगेज्ड है ये डेवलपमेंट, डिजाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग एंड रिटेलिंग ऑफ वेरियस बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स ऑफ वुमेन। और कंपनी का नाम गो फैशन है, लेकिन जिस ब्रांड के अंडर ये सेलिंग करते हैं वो है गो कलर्स। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अमंग द फर्स्ट प्लेयर्स हैं ये जिन्होंने एक स्पेसिफिक ब्रांड वुमेन बॉटम वेयर के लिए निकाला है। और इस एक्सक्लूसिवनेस की वजह से डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बन गया है। 8% का मार्केट शेयर पूरे इंडिया में होल्ड करते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। पॉइंट नंबर 3 देखिए, बहुत वाइड इनका पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एज ऑफ 2021 सितंबर 30 गो कलर्स के बाद 50 से ज्यादा स्टाइल में प्रोडक्ट्स है, अराउंड 120 कलर्स के अंदर। बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज। और देखिए प्रोडक्ट सुन लेते हैं इनके क्या क्या है। चूड़ीदार, लेगिंग्स, धोतीज, हरम बैंड्स, प्लाजोस, क्लोथ्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जेगिंग्स, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट बनाते हैं देखिए। एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, एथलेजर, डेनिम्स, प्लस साइजेस एंड गर्ल्स वेयर, ये सारे कैटेगरीज है प्रोडक्ट की। बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए कंपनी के पास 450 ईबीओज हैं। अब ये ईबीओज होते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, जो कि स्प्रेड है 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। एलएफएस यानी लार्ज फॉर्मेट स्टोर के साथ इनके एक्सक्लूसिव टाइप्स रहते हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल, सेंट्रल, अनलिमिटेड, ग्लोबल स्टोर्स, स्पेंसर रिटेल्स। इन सब के साथ इनके एक्सक्लूसिव टाइप्स रहते हैं, जहां पर ये अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, वहां सेल करते हैं। 2019 के अंदर इनके पास 925 एलएफएस थे, जो कि 2021 के अंदर 1332 हो गए हैं। तो कंपनी ने अपनी अपीयरेंस को कस्टमर्स के सामने काफी ज्यादा बढ़ाया है, थ्रू आउटलेट्स ऑल्सो और थ्रू एलएफएस ऑल्सो। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ऑनलाइन भी इनकी प्रेजेंस अब बहुत बढ़ रही है। ऑफ कोर्स प्रेजेंस छोटी है, पर लेकिन आप रेवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। 2019 के अंदर अगर हम बात करें तो 3.5 करोड़ रेवेन्यू इन्होंने ऑनलाइन सेल से बनाया था, लेकिन 2021 में आते आते वो 11.9 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर दिया। यानी कि अगर आप सीएजीआर टर्म्स में देखोगे तो 82.21% का ग्रोथ, बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन में इनको ग्रोथ मिल रही है। और ये और ज्यादा इसके ऊपर आने वाले टाइम में फोकस करने वाले इन्होंने मेंशन करा है। इनका स्पेसिफिकली ऑनलाइन सेल्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, ताकि ग्रोथ कंपनी की फास्ट हो सके। ये तो थी कंपनी की ब्रीफ डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी नजर आ रही है। और देखिए इस पे स्पेशल फोकस देना है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत अंदर नंबर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लिसिटली समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर कंपनी के नंबर्स ऐसे हैं तो क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। देखिए FY19 के अंदर 290 करोड़ का रेवेन्यू था, FY20 में हो गया वो 396 करोड़। तो बहुत ही बड़ा जंप आप इसको बोलोगे। लेकिन FY21 के अंदर हमें नजर आता है कि रेवेन्यू हो गया 282 करोड़। तो इतना बड़ा ड्रॉप, पहले बहुत बड़ा इंक्रीज और फिर उससे भी बड़ा ड्रॉप, ऐसा हमें क्यों देखने को मिला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख लेते हैं। 30 करोड़ का प्रॉफिट FY19 के अंदर था, जो कि 20 में हो गया 52 करोड़। और 21 के अंदर देखिए -3.5 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट करा। तो ऐसा एकदम से क्या हो गया। ऑफ कोर्स हमको पता है कोरोना आया था, कोविड आया था, पर क्या कोविड ने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करा है कि 50 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी एकदम लॉस में कैसे चली गई।
अभी उसका पूरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि कोविड-19 ने इनके बिजनेस के ऊपर कैसा इंपैक्ट डाला। देखिए अभी तक हमने जितने भी आईपीओस करे हैं, कोविड का इंपैक्ट बहुतों में है, पर इस लेवल का इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए रेवेन्यू 36%, तो रेवेन्यू ड्रॉप हो गया। जब रेवेन्यू ड्रॉप हो गया है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ने तो ड्रॉप होना ही होना है। तो एक ये कोविड का इंपैक्ट है। दूसरा आप देखोगे वर्क फोर्स इनकी डिक्लाइन हो गई, ऑलमोस्ट 4% का ड्रॉप इनकी वर्कफोर्स में हुआ है। देखिए 2914 एम्प्लॉइज इनके पास थे, जो कि रह गए थे फिर 2794। तो ये 4% का ड्रॉप देखिए बहुत बड़ा ड्रॉप होता है। इससे पूरे कंपनी की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला होगा। और अगर आपको इसको जज करना है मेट्रिक वाइज, तो देखिए एक मैं डेटा इसमें लेके आया हूं, फिक्स कॉस्ट टू रेवेन्यू की परसेंटेज, यानी कि जितना भी आपने अर्न करा है, प्रॉफिट नहीं, जितना भी आपने इनकम अर्न करी है, उसमें से फिक्स कॉस्ट की कितनी परसेंटेज है। तो देखिए 2019 के अंदर 35% इनकी फिक्स कॉस्ट टू रेवेन्यू की रेशियो थी, यानी कि अगर इन्होंने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 35 रुपए तो फिक्स कॉस्ट ही थी। 2020 के अंदर ये थी 39% और 2021 में पहुंच गई 62%। अब अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं, उसमें से 62 तो आपकी कॉस्ट ही है, तो आप कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे या निकालेंगे, और कैसे अपनी ग्रोथ जो आपने सोची थी, जो एक्सपेंशन करने का आपने सोचा था कि स्टेप्स आप लेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ऑफ कोर्स देखिए टफ हो गया इनके लिए। और एक और स्टैट मैं आपको बताता हूं, देखिए आउटलेट जो थे इनके, ये हर साल बहुत तेजी से आउटलेट खोल रहे थे। 2019 के अंदर 15 आउटलेट इनके अगर क्लोज हुए तो उसके अगेंस्ट 130 आउटलेट्स खोले इन्होंने। 2020 के अंदर 18 आउटलेट्स अगर बंद हुए तो उसके अगेंस्ट 133 आउटलेट्स खोले। लेकिन 2021 कोविड का इंपैक्ट देखिए कि क्लोज करने पड़ गए 41 आउटलेट्स और खोल पाए सिर्फ 42 आउटलेट्स। अब इस वजह से जो एक कंपनी की रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी, एक बहुत बड़ा पॉज आ गया। ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करा कि प्रॉफिटेबल हुई हुई एक कंपनी लॉस में आ गई। वहीं अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, देखिए बाकी नंबर्स के बारे में बात करने का कोई फायदा ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सारे लॉस की वजह से वो नंबर्स नेगेटिव ही दिखने हैं। लेकिन क्या रीजन है ये अब हमको समझ में आ गया है, तो इसको अनजस्टिफाइड फॉल बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अब डेट टू इक्विटी रेशियो इनकी है 1, और यहां पर हमने देखिए लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं करी है, सिर्फ नॉर्मल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करिए। रीजन बीइंग देखिए लीज पे काम करते हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी है लीज और करंट लायबिलिटी भी है, तो हमको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर नॉर्मल डेट टू इक्विटी रेशियो लिया जो कि है 1, तो वो ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अगर आप इनके लिस्टेड पीयर्स की बात करेंगे तो देखिए पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, बाटा, एबी फैशन, टीसीएनएस क्लोथिंग, ये सारे इनके पीयर्स हैं और पीयर्स से डायरेक्टली कंपेरेबल बिजनेस नहीं है इनका। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक पेज इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबसे बेटर डेटा इनका नजर आता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, देखिए बात करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। इशू साइज है 1013 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश है सिर्फ 125 करोड़, बाकी सारा का सारा है ओएफएस। तो बहुत बड़ा पोर्शन ओएफएस है इसके अंदर। आईपीओ ओपन हो रहा है देखिए 17 नवंबर को, क्लोज हो रहा है 22 नवंबर को, अलॉटमेंट हो जाएगी 25 नवंबर को और लिस्टिंग हो जाएगी नवंबर 30 को। प्राइस बैंड है आईपीओ का 655 टू 690, एक लॉट के अंदर 21 शेयर्स हैं, तो हमारी एक एप्लीकेशन 14,490 की पड़ेगी। रिटेल के अंदर मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो और रिटेल के लिए 10% कोटा ही रिजर्व्ड है। रीजन बीइंग कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा था। मूविंग ऑन टू 8 पॉइंट, देखिए कंपनी आईपीओ ला रही है तो ऑब्जेक्टिव तो हो गई, पर क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन तो ओएफएस है, तो बहुत छोटा पोर्शन है जो आईपीओ के प्रोसीड्स कंपनी के पास आ रहे हैं। पर जो भी आ रहे हैं उनसे क्या यूज हो रहा है, देखिए नंबर 1 इन्होंने मेंशन करा है कि 120 मोर आउटलेट्स ये रोल आउट करना चाहते हैं, तो उसकी फंडिंग के लिए इनको अमाउंट चाहिए। सेकेंडली इन्होंने बोला वर्किंग कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, और थर्ड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, वो तो हर जगह रहता ही है। तो अब बात करते हैं 9 पॉइंट की लिस्टिंग के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए लिस्टिंग के लिए बहुत सिंपल मैंने पर्सपेक्टिव बनाया है और सबके लिए वही मैं देखिए बोलने वाला हूँ कि डे 3 पर ही आपने देखना है कि इसमें लिस्टिंग में लगाना है या नहीं लगाना। इसके 2-3 रीजन है। देखिए डिमांड क्लैरिटी इसमें बहुत मुश्किल से मिलेगी। कई जगह आपने देखा होगा नंबर्स ऐसे होते हैं कि एकदम क्लियर होता है, कई जगह होता है नंबर्स इतने खराब होते हैं बहुत क्लियर होता है। ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड बैग केस में आपको हमेशा डे 3 तक वेट करना ही होता है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग गेन्स तो ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में आप तब तक वेट करते हो जब तक फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं आ जाते। तो डे 3 तक हम वेट करेंगे, नंबर देखेंगे, उसके बेसिस पे ही अप्लाई करेंगे। और देखिए एक बात आपने सुनी होगी, मौत से देर भली, जब आप रोड क्रॉस करते हो तभी अप्लाई होता है।
तो अभी यहाँ पर भी आपने वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। डे 3 पर हम देखेंगे, नंबर जैसे भी दिखेंगे मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर ही दूंगा, तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। और अगर बात करें 10th पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ऑफकोर्स अभी तो फिलहाल कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है बॉटम वेयर इंडस्ट्री, ये 12.5% की CAGR से ग्रो कर सकती है। और ये खुद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 24% की ज्यादा CAGR से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर इतनी ग्रोथ पोटेंशियल है और ये तो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए डिमांड बहुत बढ़िया रहनी चाहिए। अगर आप प्री कोविड भी इनकी देखो, ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही थी, 130, 133, ये हर साल इतने स्टोर्स खोल रहे थे। लेकिन कोविड आया, उसके बाद नहीं कर पाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी तो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे थी, लेकिन कोविड ने सारा सिस्टम इनका खराब कर दिया है। तो अभी अगर हमें ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए इसको बहुत इजीली मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं अपनी बात करूं जो कि रिस्क अवर्स है, तो देखिए 2-3 क्वार्टर इनके रिजल्ट्स मैं देखूंगा। अगर मुझे फिर से दिखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, फिर से बहुत बढ़िया बिजनेस काम कर रहा है, तो मेरे लिए नो ब्रेनर है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर रिस्क टेकर हूं मैं, तो मैं इसमें लगाकर 7 से 10 साल के लिए भूल जाऊंगा। अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो एक छोटा सा रिस्क मैंने लिया था, उसने पे ऑफ नहीं करा, ये मान के मैं चलूंगा क्योंकि मैं रिस्क टेकर हूं। तो इस तरीके के माइंडसेट से अगर मैं चलता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई अप्रोच गलत होगी। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस गो फैशंस IPO के रिगार्डिंग। होपफुली आपको ये पसंद आया हो, किसी ना किसी वे में ये आपकी हेल्प करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।